अरे मैडम साहिबा, चलेंगी या आज भी देर करेंगी हमेशा की तरह? देखो सीमा, हम सब तो समय से तैयार हो चुके हैं, लेकिन तुम हो कि अभी तक कमरे में ही दुबकी हुई हो। बताओ, अब और कितना समय लगेगा? अरे बस 10 मिनट और। अरे जी, इतनी बड़ी पार्टी होने वाली है, वहाँ पर मुझे अच्छा दिखना है सबके सामने। अरे क्या तुम भी बाहरी चकाचौंध में फंसी हुई हो? यह सब बातें खोखली होती है, पता है। इंसान अंदर से कैसा है, यह मायने ज़्यादा रखता है। अरे, दिल और मन साफ होना चाहिए। इंसान बाहर से अपने आप को तो सजा लेगा महंगी महंगी चीज़ों से, लेकिन अंदर वह कैसा है? तभी सीमा बीच में ही बोल पड़ी। अरे आप और आपकी बातें मेरे सर के ऊपर से जाती हैं। आप सब जाइए बाहर, मेरा इंतज़ार करिए। ठीक है? ठीक है सीमा। चलो बाहर, गाड़ी में बैठा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। सब कुछ बंद बंद करके आ जाना, ठीक है? दरअसल बिपिन जी और सुजाता जी ने एक पार्टी रखी थी। बिपिन ने एक होटल में भव्य पार्टी का आयोजन किया था तथा बड़े आग्रह से सभी को सपरिवार आमंत्रित किया था। राकेश भी अपनी पत्नी सीमा और बच्चों के साथ ठीक समय पर पार्टी में पहुंच गए। राकेश और सीमा ने मेजबान दंपति को बधाई और उपहार दिया। बिपिन जी ने अपनी पत्नी सुजाता से सीमा का और उनके चारों बच्चों का परिचय करवाया। सुजाता, इनसे मिलो। ये है राकेश जी, इनकी पत्नी सीमा और 4 बच्चे, अभय, अमन, ज्योति और कोमल। नमस्ते कहकर सुजाता आश्चर्य से चारों को देखने लगी। आजकल तो हम दो हमारे दो का जमाना है, भला आज के जमाने में 4 बच्चे कौन करता है? सीमा सुजाता के चेहरे से उनके मन के भावों को समझ गई, पर क्या कहती। तभी ज्योति ने अभय की बाह पकड़ी और मचल कर बोली, भैया मुझे पानी पूरी खानी है, भूख लगी है, चलो ना। नहीं भैया, कुछ और खाते हैं। यह चटोरी तो हमेशा पहले पानी पूरी खिलाने ही ले जाती है। वहाँ मसाला डोसा का स्टॉल है, पहले उधर चलो। कोमल और अमन ने जिद की। भाई पहले तो वही चला जाएगा जहाँ हमारी गुड़िया रानी कह रही है, उसके बाद ही किसी और स्टॉल पर चलेंगे। कहकर अभय ज्योति का हाथ थामकर पानी पूरी के स्टॉल की तरफ बढ़ गया। अमन और कोमल भी पीछे पीछे बढ़ गए। यह अच्छा है, छोटी होने के कारण हमेशा इसी के हिसाब से चलते हैं भैया, अमन ने कहा तो कोमल मुस्कुरा दी। चाहे ऊपर से कुछ भी कह ले, पर अंदर से सभी ज्योति को बेहद प्यार करते थे और अभय की बहुत इज्जत करते थे। क्यों ना हो, वह चारों में सबसे बड़ा जो था। चारों जहाँ भी जाते एक साथ जाते। मजाल है कि कोमल या अमन अपनी मर्जी से अलग कहीं चले जाए। थोड़ी ही देर में चारों अलग अलग स्टॉल पर जाकर खाने पीने की चीज़ों का आनंद लेने लगे और मस्ती करने लगे। राकेश और सीमा भी अपने अपने परिचितों से बातें करने लगे। किसी काम से सीमा महिलाओं के एक समूह के पास से गुजरी तो उसके कानों में सुजाता की आवाज़ सुनाई दी। वह किसी से कह रही थी, पता है राकेश जी और सीमा जी के 4 बच्चे हैं। मुझे तो जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। आजकल के ज़माने में तो लोग 2 बच्चे बड़ी मुश्किल से पाल सकते हैं, तो इन्होंने 4 कैसे कर लिए? और नहीं तो क्या, मैं भी आज ही उन लोगों से मिली तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। भाई मैं तो 2 बच्चे पालने में ही पस्त हो गई। उनकी ज़रूरतें, पढ़ाई लिखाई, सब कुछ। पता नहीं सीमा जी 4 बच्चों की परवरिश किस तरह से मैनेज कर पाती होंगी। दूसरी महिला ने जवाब दिया। सीमा चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ गई। यह तो उन्हें हर जगह सुनने को मिलता है कि उनके 4 बच्चे हैं। यह जानकर हर कोई आश्चर्य प्रकट करता है। अब वह उन्हें क्या बताए। घर आकर चारों बच्चे सोने चले गए। राकेश भी जल्दी ही नींद के आगोश में समा गए, मगर सीमा की आंखों में नींद नहीं थी। वह तो 6 साल पहले के उस दिन को याद कर रही थी जब सीमा के लिए राकेश का रिश्ता आया था। हाँ, 6 साल ही तो हुए हैं सीमा और राकेश की शादी को। 6 साल पहले वह दौर कितना कठिन था। सीमा को बड़ी घबराहट हो रही थी। पिछले कई दिनों से वह अपने निर्णय को लेकर असमंजस की स्थिति में जी रही थी। सीमा का निर्णय अर्थात विवाह का निर्णय। अपने विवाह को लेकर ही वह ऊहापोह में पड़ी हुई थी। घबरा रही थी कि क्या होगा, नए घर में सब उसे स्वीकारेंगे या नहीं। विवाह को लेकर हर लड़की के मन में न जाने कितनी तरह की चिंताएं और घबराहट होती है। स्वाभाविक भी है। जन्म के चिर परिचित परिवेश और लोगों के बीच से अचानक ही वह सर्वथा अपरिचित परिवेश और लोगों के बीच एक
नई ही जमीन पर रोप दी जाती है। अब इस नई जमीन की मिट्टी से परिचय बढ़ाकर, इससे अपने रिश्ते को प्रगाढ़ कर, यहाँ अपनी जड़ें जमा कर फलना फूलना मानो नाजुक सी बेल को अचानक ही रेतीली कठोर भूमि पर उगा दिया जाए। लेकिन सीमा की घबराहट अन्य लड़कियों से अलग थी। नई जमीन पर रोपे जाने का अनुभव वह पहले भी देख चुकी थी। उस जमीन पर अपनी जड़ें जमा कर खूब पल्लवित होकर नाजुक बेल से एक परिपक्व लता कुंज में परिवर्तित भी हो चुकी थी। लेकिन अचानक ही एक आंधी ने उसे वहां से उखाड़ दिया और उसकी जड़ों को छत विछत करके उसकी जमीन ही उससे छीन ली। सीमा के पहले पति की हृदय गति रुक जाने से आकस्मिक मृत्यु हो गई। कौन सोच सकता था कि रात में पत्नी और बच्चों के साथ खुलकर हंसी मजाक करके सोने वाला व्यक्ति फिर कभी नहीं उठ पाएगा। इतना खुश मिजाज जिंदा दिल इंसान था नीरज कि सबके दिलों को मोह लेता था। लेकिन क्या पता था कि उसका खुद का ही दिल इतनी कम उम्र में उसका साथ छोड़ देगा। सीमा तो बुरी तरह से टूट गई थी। 18 सालों का साथ था उनका। 2 प्यारे बच्चे हैं, नीरज की निशानी ज्योति और अमन। अमन तो तब मात्र 16 साल का हुआ था और ज्योति अपने पिता की अत्यंत लाडली बस 12 साल की ही थी। सबसे बुरा हाल तो ज्योति का ही हुआ था। एक खुशहाल परिवार एक ही झटके में तहस नहस हो गया। महीनों लगे थे सीमा को इस सदमे से बाहर आकर संभलने में। उम्र ही क्या थी उसकी, मात्र 37 साल। वह तो उसके माता पिता ने अपना कलेजा मजबूत करके उसे सांत्वना देकर इतने बड़े दुख से उबरने में उसकी मदद की। ज्योति और अमन के चेहरे देखकर सीमा ने सोचा था कि अब ये दोनों ही उसका जीवन है। अब इनके लिए ही उसे मजबूत छत बनानी है। साल भर में ही वह काफ़ी कुछ स्थिर हो गई थी। जीवन आगे बढ़ रहा था। अमन मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था। ज्योति भी पढ़ने में तेज थी, स्कूल में अव्वल आती। लेकिन सीमा की सुनी मांग और माथा देखकर उसकी माँ के कलेजे में मरोड़ उठती। इतना लंबा जीवन अकेले वह कैसे काट पाएंगे? अकेली कहाँ हूँ माँ, आप दोनों हो, बच्चे हैं, सीमा जवाब देती। हम कहाँ सारी उम्र तुम्हारा साथ दे पाएंगे बेटी। बेटी शादी करके अपने घर चली जाएगी और अमन पढ़ाई और फिर नौकरी के सिलसिले में न जाने कौन से शहर में रहेगा। फिर उसकी भी अपनी दुनिया बस जाएगी। तब तुम्हें किसी के साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। यह बात तो मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। अपने निजी सुख दुख बांटने समझने वाला एक हम उम्र साथी तो सबको चाहिए होता है बेटी, माँ उदास आवाज़ में कहती। सीमा उससे भी गहरी उदास आवाज़ में कहती, मेरी ज़िंदगी में वह साथ लिखा ही नहीं है माँ। सीमा का जवाब सुनकर माँ सोच में पड़ जाती। सीमा को तो पता ही नहीं था कि उसके माता पिता इस उम्र में उसकी शादी फिर से करवाने की सोच रहे हैं। उन्हें राकेश के बारे में पता चला था। राकेश की उम्र 40 वर्ष थी। 2 वर्ष पूर्व ही ब्रेन ट्यूमर की वजह से उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। 2 बच्चे, 19 वर्ष का बेटा और 15 वर्ष की बेटी है। घर में राकेश की वृद्ध माँ भी है। नौकर चाकरों की मदद से पिछले 2 वर्षों से वह इस उम्र में जैसे तैसे बेटे की गृहस्थी चला रही थी। सीमा की माँ ने राकेश की माँ को सीमा के बारे में बताकर विवाह का प्रस्ताव रखा। राकेश की माँ ने सहर्ष उसे स्वीकार कर लिया। वयस्क होती बेटी को माँ की ज़रूरत का हवाला देकर और अपने बुढ़ापे का ख्याल करने को उन्होंने राकेश को विवाह के लिए मना लिया। मैं बूढ़ी आखिर कब तक तेरी गृहस्थी की गाड़ी खींच पाऊंगी? और फिर कुछ सालों बाद तेरे बच्चों का ब्याह होगा। कौन करेगा वह सब भाग दौड़? और उनके जाने के बाद तेरा ध्यान रखने को और सुख दुख बांटने को भी तो कोई चाहिए ना। अपनी माँ की इस बात पर राकेश निरुत्तर हो गए और वही सब बातें दोहराकर सीमा की माँ ने जैसे तैसे उसे विवाह के लिए तैयार करवा लिया। लेकिन उसके भाई और भाभी बहुत चिढ़े थे अपनी माँ की बात सुनकर। माँ, कैसी बातें करती हो? दीदी की अब उम्र नहीं रही शादी वादी कर देगी। अरे कम से कम उनके बच्चों के बारे में तो सोचा होता। अरे मम्मी, जमाना क्या कहेगा। हाँ, अब पता नहीं कौन सा सुख चाहिए जो शादी करने पर तुली हुई है। लेकिन सीमा की माँ ने अपने बेटे बहू का कड़ा विरोध किया, यह कह कर कि भाड़ में गया यह जमाना, मुझे किसी की परवाह नहीं। मुझे बस मेरी बेटी की खुशी नजर आ रही है और मैं तो उसका पुनर्विवाह करके ही रहूंगी, और चाहे कुछ भी हो जाए। बेटा बहू, तुम दोनों की भलाई भी इसी में है कि तुम दोनों लोग शांत और संतुष्ट रहो।
मुझे नहीं लगता कि सीमा के घर बसाने से तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बस फिर क्या था। माँ अब सीमा को और समझाने की कोशिश करने लगी। बेटी, अकेलापन बांटने कोई नहीं आता। यह मत सोच कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो अच्छे बुरे समय में बस बोलने आते हैं, साथ देने के लिए आगे कोई नहीं आता। अपना बोझ आदमी को स्वयं ही ढोना पड़ता है। राकेश अच्छा इंसान है, वह भी अपने जीवन में एक त्रासदी सह चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह तेरा दुख समझकर तुझे संभाल लेगा। तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बन सकोगे। सीमा ने भी माँ के तर्कों के आगे निरुत्तर होकर पुनर्विवाह के लिए मौन स्वीकृति दे दी। वैसे भी वह अब अपनी वजह से माँ को और अधिक दुख नहीं देना चाहती थी, लेकिन तब से वह मन ही मन ऊहा-पोह में जी रही थी। सवाल उसके या राकेश के आपस में सामंजस्य निभाने का नहीं था। सवाल उन 4 वयस्क होते बच्चों के आपस में तालमेल बिठाने का है। वे आपस में एक दूसरे को अपने परिवार का अंश मानकर एक घर में मिलजुल कर रह पाएंगे? राकेश और सीमा को अपना मान पाएंगे? यही सारे सवाल कई दिनों से सीमा के मन में चौबीसों घंटे उमड़ते घुमड़ते रहते। जैसे जैसे विवाह के लिए नियत दिन पास आता जा रहा था, ये सवाल उसके मन में विकराल रूप धारण करते जा रहे थे। सीमा अभी इन सवालों में उलझी बैठी ही थी कि माँ ने उसके कमरे में आकर राकेश की माँ के आने की खबर दी। सीमा पलंग से उठकर बाहर जाने के लिए खड़ी हुई थी कि राकेश की माँ स्वयं ही उसके कमरे में चली आई। उनके साथ 14-15 साल की एक प्यारी सी लड़की भी थी। सीमा को समझते देर नहीं लगी कि यह राकेश की बेटी कोमल है। सीमा ने उठकर राकेश की माँ को प्रणाम किया। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, मैं समझती हूँ सीमा बेटा, इस समय तुम्हारी मनोस्थिति कैसी होगी। मन में अनेक सवाल घुमड़ रहे होंगे। यह सब स्वाभाविक भी है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने मन से सारे संशय दूर कर के नए विश्वास और पूर्ण सहजता से नए जीवन में प्रवेश करो। हम सब अपनी जगह जगह परिस्थिति और नियति के हाथों मजबूर होकर अधूरे रह गए हैं। अब हमें एक दूसरे को पूरा करके एक संपूर्ण परिवार का गठन करना है। इसके लिए हम सबको ही प्रयत्न करना है। मेरा विश्वास है कि इसमें हम सफल जरूर होंगे। आज मैं और अपनी ओर से पहली कड़ी जोड़ने आई हूँ। एक बेटी को उसकी माँ से मिलाने आई हूँ। आओ कोमल, मिलो अपनी माँ से, कहकर उन्होंने कोमल का हाथ सीमा के हाथ में दे दिया। कोमल सकुचाकर सहमी हुई सी सीमा की बगल में बैठ गई तो सीमा ने खींचकर उसे गले से लगा लिया। माँ के स्नेह को तरस रही कोमल ने सीमा के सीने में मुँह छिपा लिया। दोनों की प्रेम की उष्मा ने संशय और सवालों को बहुत कुछ धो पोंछ दिया। बस अब आगे की कड़ियाँ हम माँ बेटी मिलकर जोड़ लेंगी, राकेश की माँ ने कहा तो पहली बार सीमा को लगा कि उसके मन पर पड़े हुए बोझ को माँ जी ने कितनी आसानी से उतार दिया। जल्द ही एक सादे समारोह में सीमा और राकेश का विवाह हो गया। सीमा के मन का बचा खुचा भय और संशय तब पूरी तरह से दूर हो गया जब राकेश से मिलने वाले पितृवत स्नेह की छत्र छाया से उसने ज्योति को नीरज के जाने के बाद पहली बार खुलकर हंसते देखा। अपने बच्चों को लेकर सीमा थोड़ी असहज रहती, मगर राकेश ने पहले दिन से ही अमन और ज्योति के साथ एकदम सहज पितृवत और स्नेहपूर्ण व्यवहार किया। राकेश बहुत परिपक्व और सुलझे हुए इंसान थे और माजी भी। घर में उन दोनों ने इतना सहज और अनौपचारिक अपनेपन का वातावरण बनाए रखा कि सीमा को लगा ही नहीं कि वह बाहर से आई है। राकेश का बेटा अभय और अमन भी जल्द ही आपस में घुल मिल गए। कुछ ही महीनों में सीमा को लगने लगा कि जैसे यह उसका जन्म जन्मांतर का परिवार है। सीमा के माता पिता भी उसे अपने नए परिवार में खुशी से रचा बसा देखकर संतुष्ट थे। दिन पंख लगाकर उड़ते गए। राकेश का साथ पाकर सीमा के मन की मुरझाई लता फिर हरी हो गई। ऐसा नहीं कि सीमा को नीरज की और राकेश को अपनी पत्नी की याद नहीं आती थी, लेकिन उन दोनों की याद को वे लोग सुखद रूप में लेते थे। उस दुख को उन्होंने वर्तमान पर कभी हावी नहीं होने दिया। उनकी याद में रोने के बजाय वे उनके साथ बिताए सुखद पलों को एक दूसरे के साथ बांटते थे। सोचते सोचते सीमा गहरी नींद में खो गई। इस घटना के 10-12 दिन बाद ही राकेश ने सीमा को बताया कि
विपिन जी और उनकी पत्नी उनके घर आने के इच्छुक हैं। सीमा उनके आने के पीछे की मंशा समझ गई। उसने राकेश से कह दिया कि वे उन्हें रात के खाने पर सपरिवार निमंत्रित कर लें। 2 दिन बाद ही विपिन जी और पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर डिनर के लिए आ गए। सुजाता सीमा की हेल्प करवाने के बहाने किचन में आ गई और सीमा से बातें करने लगी। सीमा ने कोमल से कहा कि ज्योति को बोल दे डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स लगा कर रख देगी। उसे आज बहुत सारा होमवर्क मिला है माँ, उसे पढ़ने दीजिए, मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ, कोमल ने जवाब दिया। पर बेटा तुम्हारे तो टेस्ट चल रहे हैं ना, तुम जाकर पढ़ाई करो, मैं मैनेज कर लूँगी, सीमा ने कोमल से कहा। कोई बात नहीं माँ, कल अंग्रेजी का टेस्ट है और मुझे सब आता है। कोमल प्लेट पोंछकर टेबल पर सजाने लगी। तभी अभय और अमन बाजार से आइसक्रीम और सलाद के लिए गाजर और खीरे वगैरह ले आए। अभय ने तुरंत आइसक्रीम फ्रीजर में रखी और माँ से बोला, माँ और कुछ काम है क्या? नहीं बेटा, अब तुम लोग इन दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाओ, वे लोग बाहर अकेले बोर हो रहे हैं, सीमा ने कहा तो अभय बाहर चला गया। ठीक है माँ, कुछ काम पड़े तो बुला लेना। कोमल भी अपना काम खत्म करके चली गई। अब किचन में सिर्फ सीमा और सुजाता ही रह गई। अब सुजाता ज़्यादा देर तक अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाई और उसने सीमा से सवाल किया, हम तो 2 ही बच्चों को बड़ी मुश्किल से संभाल पा रहे हैं, आपने 4-4 बच्चों को कैसे संभाला होगा? चारों में अंतर भी ज़्यादा नहीं लगता। कोमल और अमन तो बिल्कुल एक ही उम्र के लगते हैं। सीमा इस सवाल के लिए तैयार ही थी। वह अत्यंत सहज स्वर में बोली, हाँ, कोमल और अमन की उम्र में बस 8 महीनों का ही फर्क है। क्या? सुजाता बुरी तरह से चौंक गई। ऐसा कैसे हो सकता है? तब सीमा ने बड़ी सहजता से मुस्कुराते हुए संक्षेप में अपनी और राकेश की कहानी सुना दी। अब तो सुजाता के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। तब भी आपके चारों बच्चों में इतना प्यार है, जबकि वे आपस में सगे भी नहीं हैं। मेरे तो दोनों बच्चे सगे भाई बहन होने के बाद भी आपस में इतना झगड़ते हैं कि बस पूछो ही मत। 1 मिनट भी नहीं पड़ती है उनमें। मैं तो इतनी तंग आ गई हूँ कि लगता है कि इन्हें पैदा ही क्यों किया। लेकिन आपके चारों बच्चों में तो बहुत प्यार अपनापन दिखता है। चारों आपस में एक दूसरे पर और आप पर तो मानो जान छिड़कते हैं, सुजाता बोली। तभी राकेश की माँ किचन में आई और सुजाता से बोली, बात सगे सौतेले की नहीं, प्यार होता है आपसी सामंजस्य से। दरअसल हम सब अपने जीवन में कुछ अपनों को खोने का दर्द झेल चुके हैं, इसीलिए हम सभी अपनों की कीमत समझते हैं। इस दर्द और समझ ने ही मेरे परिवार को प्यार से एक साथ बांध कर रखा है। चारों बच्चे अपनी माँ या पिता को खोने के बाद अकेलेपन का दंश झेल चुके थे। इसीलिए जब चारों मिले तो उन्होंने जाना कि घर में जितने ज़्यादा भाई बहन हो उतना ही मज़ा आता है। यही राज है हमारे परिवार की खुशियों का। हम दिल से मानते हैं कि सबको साथ चाहिए। सुजाता उनकी बात सुनकर मुग्ध हो गई। सचमुच माँ जी, आपके परिवार के विचार तो अनुकरणीय हैं। समय बीतता गया। अभय पढ़ लिख कर इंजीनियर बना तो अमन डॉक्टर बन गया। अमन ने एमडी किया और अभय ने बेंगलुरु से एमटेक। ज्योति और कोमल ने भी अपने अपने पसंदीदा क्षेत्रों में करियर बना लिया और फिर उन चारों की विवाह, फिर नाती पोतों का जन्म, नामकरण, मुंडन आदि की भाग दौड़ में बरसों बीत गए। फिर एक एक कर सब पखेरू अपने अपने नीड़ों में बस गए। अभय और ज्योति दोनों इंग्लैंड चले गए, जहाँ दोनों भाई बहन पास पास ही रहते थे। अमन बेंगलुरु में सेटल हो गया और कोमल मुंबई में। माँ और सीमा के माता पिता का निधन हो गया। अब इतने बड़े घर में राकेश और सीमा अकेले रह गए। जब बच्चे और नाती पोते आते तो घर भर जाता। कभी ये लोग बारी बारी से सारे बच्चों के पास रह आते, लेकिन अधिकांश समय दोनों अपने घर में ही रहते। अपनी दिनचर्या को उन्होंने इस तरह से ढाला कि सुबह की चाय बगीचे की ताज़ी हवा में साथ बैठकर पीते, साथ बागबानी करते, साथ साथ घर के सारे काम करने में दिन कब गुजर जाता पता ही नहीं चलता। दोनों पल भर कभी एक दूसरे से अलग नहीं रह पाते। अब जाकर सीमा और राकेश को एहसास होता कि अगर उन्होंने उस समय अपने माता पिता की बात ना मानकर विवाह ना किया होता तो आज जीवन की इस संध्या बेला में दोनों इतने माधुर्यपूर्ण साथ से वंचित होकर बिल्कुल अकेले रह जाते। जीवन की सुबह माता पिता की छत्र छाया में गुजर जाती है
दोपहर भाग दौड़ में बीत जाती है, मगर संध्या बेला की इस घड़ी में जब जीवन में अचानक ठहराव आ जाता है, तब किसी के साथ की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। राकेश के कंधे पर सिर टिकाए हुए सीमा यही सोच रही थी। सचमुच बिना साथी के जीवन अत्यंत कठिन और दुखदायक है। दोस्तों, कहानी यही समाप्त हो गई। साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। अभी अभी लगा सिंदूर मानसी की मांग में दमक रहा है। रिश्तेदारों की भीड़ जमी हुई है। मानसी खुद को दोराहे पर खड़ा महसूस कर रही थी। आज वह सजी धजी सुंदर सी कार उसे पिया के घर ले जाने के लिए तैयार खड़ी थी। अजीत कार में बैठ चुका था। मानसी ने कनखियों से देखा तो लगा कि अजीत बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था, मानो कह रहा हो, अब बस भी करो मानसी, नए घर में भी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वह एक कदम आगे बढ़ती तो 2 कदम पीछे वाली स्थिति थी। पापा भैया पास में ही खड़े थे। मानसी पलटकर पापा के गले लगकर रोने लगी। भाई उसे प्यार से सहला रहा था, मानो पापा से छुड़ाना चाह रहा हो और कह रहा हो, दीदी एक नई सुंदर सी दुनिया तुम्हारी प्रतीक्षा में है, उसका स्वागत करो। तभी उसने देखा कि माँ किसी अपराधिनी दूर खड़ी अपने ढुलकते आंसुओं को छिपाने का असफल प्रयास कर रही थी। दोनों तरफ से स्थिति कमोबेश एक सी ही थी। माँ आगे बढ़कर उसे गले लगाने का साहस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मानसी नाराज ना हो जाए। यह अधिकार मानसी ने उन्हें आज तक दिया ही नहीं था। इधर मानसी भी चाहते हुए ममत्व की प्यास को सहलाने में नाकाम साबित हो रही थी। बड़ी ही मुश्किल से माँ धीरे धीरे आगे आकर खड़ी हो गई। मौसी बुआ सभी से मानसी प्रेम से गले मिल रही थी। तभी अचानक माँ के दिल में ठहरा दर्द का सैलाब उमड़ पड़ा और उसे जोर की रुलाई आ गई। देखकर मानसी से रहा नहीं गया और वह माँ की तरफ बढ़ी। दोनों माँ बेटी इस तरह गली मिली जैसे दोनों को एक दूसरे से कोई शिकवा शिकायत ही ना हो। शब्द साथ नहीं दे रहे थे, बस कुछ देर एक दूसरे से लिपट कर दोनों पूर्ण हो गई थी। अब मानसी को जाना ही था, क्योंकि कार काफ़ी देर से स्टार्ट होकर खड़ी थी। नए घर में पहुंचकर मानसी को बहुत प्यार सम्मान मिला। शुरू के कुछ दिनों में उसे किसी भी काम में हाथ लगाने नहीं दिया गया। उसकी छोटी प्यारी सी ननंद अपनी माँ के हर काम में हाथ बटाती। धीरे धीरे हाथों की मेहंदी का रंग छूटने के साथ साथ मानसी भी घर परिवार की जिम्मेदारियों में शामिल हो गई। जबकि माँ के घर में वह कोई भी काम नहीं करती थी, मगर ससुराल तो ससुराल ही होता है। शुरुआत में कुछ कठिनाई भी आई। कई बार वह रो पड़ती थी कि अपनी समस्या किसे बताएं, क्योंकि अपनी माँ को तो उसने पूर्ण रूप से तिरस्कृत किया हुआ था। माँ ने कई बार प्रयास किया था कि मानसी घर के थोड़े बहुत काम सीख ले, परंतु ढाक के वही 3 पात। जब कुछ छोटी थी तो पापा के लाड़ प्यार की वजह से, और फिर बड़ी होने पर माँ से एक अनकही रंजिश होने के नाते, यूँ मानसी को काम करने में कोई परेशानी नहीं थी, परंतु वह माँ से कुछ सीखना ही नहीं चाहती थी। न जाने क्यों उन्हें अपना दुश्मन समझने लगी थी वह। विवाह को लगभग 20 दिन बीत चुके थे। मानसी की सास उसे एक बड़ा सा डिब्बा देते हुए बोली, बेटा यह बॉक्स तुम्हारी माँ ने तुम्हें सरप्राइज के तौर पर दिया है। तुम्हें इसे खोलना और देखना इसमें क्या है। अपने सारे जेवर डब्बे में रख देना, लॉकर में रखवा देंगे। घर में रखना सुरक्षित नहीं होगा। शाम को जब मानसी अपने जेवर डिब्बे में करीनी से संभाल रही थी तो उसने वह बॉक्स भी खोला। वह देखकर अवाक रह गई। डिब्बे में सुंदर से सोने और हीरे के जेवरात थे और साथ में एक संक्षिप्त पत्र भी। यह पत्र उसकी माँ सुनीता ने लिखा था। प्यारी मानसी, तुम्हारे पापा का मुझसे शादी करने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि उनकी अनुपस्थिति में मैं तुम्हारी देखभाल कर सकूं। अब तुम्हारा विवाह हो चुका है। समय के साथ धीरे धीरे समझ जाओगी कि एक पिता के लिए अकेले संतान को पालना कितना मुश्किल होता है। माँ तो सिर्फ माँ होती है। यह सौतेला शब्द तो हमारे समाज ने ही गढ़ा है। पूर्वाग्रह से ग्रसित यह भावना किसी स्त्री को जाने समझे बगैर ही खलनायिका बना देती है। तुम्हारा विदाई के समय मुझसे लिपटना मुझे उम्र भर की खुशी दे गया। मेरा बचपन भी कुछ तुम्हारी ही तरह बीता है। सदा सुखी रहना। अपनी माँ से मिलने कब आ रही हो? वह सोच में पड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे इन गहनों में से ममत्व की सुगंध आने लगी। वह काफ़ी देर तक उन्हें देखती रही। इनमें से कुछ गहने उसकी अपनी माँ के थे
और अधिकतर नई माँ के, जिसे उसने माँ तो कभी माना ही नहीं। दरअसल मानसी के जीवन में दुखद मोड़ तब आया जब 12 वर्ष की उम्र में उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। लाड प्यार से पली इकलौती संतान कुदरत के इस अन्याय को समझने की समझ भी नहीं रखती थी। पितामह जी भी परेशान। एक तो पत्नी की असमय मृत्यु का गम, दूसरा 12 साल की बिटिया को पालने की जिम्मेदारी। ऐसी कच्ची उम्र जब बच्चे कई तरह के शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों से गुजरते हैं, एक पिता के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में खासकर बिटिया का लालन पालन करना। कुछ लोगों ने सलाह दी कि वह मानसी की मौसी से विवाह कर ले, क्योंकि अपनी बहन की संतान को जितने प्यार से वह पालेगी, ऐसा कोई दूसरी महिला नहीं कर सकती। परंतु मानसी की मौसी उसके पिता की उम्र में बहुत छोटी थी, इसलिए महेश जी को यह मंजूर नहीं था। खैर, समय की मांग को देखते हुए सुनीता के साथ मानसी के पिता महेश जी का पुनर्विवाह शादी समारोह में हो गया। माँ को गए अभी सिर्फ 1 ही साल हुआ था। मानसी की यादों में माँ की हर बात जिंदा थी। इकलौती संतान होने की वजह से माता पिता का संपूर्ण प्यार उसी पर निछावर था। महेश जी ने सुनीता के साथ विवाह तो किया, परंतु मानसी को किसी भी मनोवैज्ञानिक संकट में वह नहीं डालना चाहते थे। सुनीता भी खुद बहुत समझदार थी। इधर मानसी भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक तौर पर आने वाले बदलाव से गुजर रही थी। माँ उसे भावनात्मक सहारा देने का भरसक प्रयास करती, परंतु मानसी हर बात माँ का ठुकरा देती। अकेली अकेली उदास सी रहती थी वह। नई माँ कभी पिता से हंसकर खिलाकर बात करती तो मानसी परेशान हो उठती। उसे लगता कि इस महिला ने आकर उसकी माँ की जगह ले ली है। मानसी की माँ की साड़ियाँ महेश जी के कहने पर अगर सुनीता ने पहन ली तो मानसी आग बबूला हो उठती। यह सब देखकर सुनीता ने अपने आप को बहुत संयमित कर लिया था। वह नहीं चाहती थी कि किशोरावस्था में किसी बच्चे के दिमाग पर कोई गलत असर पड़े। समय के साथ साथ मानसी का अकेलापन दूर करने के लिए एक छोटा भाई आ चुका था। आश्चर्य कि छोटा भाई से मानसी को कोई शिकायत नहीं थी। वह उसके साथ खेलती और अब थोड़ा खुश रहने लगी थी, लेकिन माँ के प्रति अपने व्यवहार को वह नहीं बदल पाई थी। 22 वर्ष की उम्र पूरी होने पर घर वालों से विचार विमर्श के बाद मानसी का विवाह तय कर दिया गया। मानसी ने भी कोई अरुचि नहीं दिखाई। वह तो मानो नई माँ से छुटकारा पाना चाहती थी। आज इन गहनों को संभालते वक्त वह सोचने लगी कि अपनी माँ की साड़ी तक वह नई माँ को नहीं पहनने देती थी, और इस अनचाही माँ ने तो उसे खूब लाड़ प्यार से पाला। कभी अपने बेटे और उसमें कोई फर्क नहीं किया। विवाह के समय अपनी सुंदर कीमती साड़ियाँ और भारी गहने सब उसी को सौंप दिए, जैसा कोई असली माँ करती है। तभी सासू माँ ने उसे आवाज़ देकर दरवाजे पर अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। मानसी का उदासीन चेहरा देखकर वह बोली, अरे बेटा, क्या बात है? मैंने लॉकर वाली बात कहकर तुम्हारा दिल तो नहीं दुखाया? दरअसल घर में इतना कीमती सामान रखना असुरक्षित है, इसीलिए मैंने ऐसा कह दिया। अरे नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, कहकर वह अटक गई। आगे और कहती भी क्या? कैसे कह देती कि जिस माँ ने अपना सर्वस्व उसके लालन पालन में लुटा दिया, उससे वह इतनी नफरत करती थी कि पश्चाताप करने की भी कोई राह नहीं सूझ रही थी। खैर, सास समझदार थी, सब जानते हुए भी वे अनजान ही बनी रहीं। इधर मानसी के अंदर उधेड़ बुन चलती रही। शाम को अजीत आकर बोला, अगले 2-3 दिन में हम तुम्हारे घर मम्मी पापा से मिलने चल रहे हैं। दरअसल अजीत की माँ ने ही उसे मानसी को माँ के घर ले जाने की सलाह दी थी। वह धीरे से बोली, ठीक है, मगर मन ही मन बड़ी शर्मिंदा हो रही थी कि कैसे सामना करूंगी माँ का। अगले दिन सुबह मौसी का फ़ोन आया। मानसी आत्मग्लानि से भरी हुई थी। उसने मौसी से माँ का जिक्र किया। तब मौसी ने ही उसे बताया कि अजीत के साथ उसका विवाह उसकी माँ सुनीता ने ही तय किया था। दरअसल अजीत की माँ सुनीता की बचपन की सहेली थी। अजीत की माँ का विवाह तो समय से हो गया, परंतु यह सुनीता का दुर्भाग्य था कि बहुत ही छोटी उम्र में उसकी माँ की मृत्यु हो गई। पिता ने दूसरा विवाह नहीं किया। पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर खुद ही अपनी बेटी को पालने की जिम्मेदारी ली। परिवार के बीच में सुनीता की परवरिश तो ठीक ठाक हो गई, परंतु उसके विवाह में देरी होती रही, क्योंकि दादा दादी की मृत्यु हो चुकी थी। ताऊ ताई अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए थे। अब रह गए थे सुनीता और उसके पिता।
वह पिता को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती थी। अधिक उम्र हो जाने पर भी लड़की के लिए लड़का मिलना कभी कभी मुश्किल काम साबित हो जाता है। इसीलिए जब महेश जी की पहली पत्नी की मृत्यु हुई, तब सुनीता का विवाह उनके साथ इस शर्त पर हुआ कि उनकी बेटी मानसी को अपनी बेटी मानकर वह पालेगी, और सुनीता ने यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई। कुछ वर्ष बाद अपना बेटा होने के बावजूद भी उसने दोनों बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं किया, और आज भी यही सुनीता ही थी जिसने मानसी का रिश्ता अपनी सहेली के बेटे अजीत से करवाया था, ताकि वह स्वयं अपनी बेटी के भविष्य को लेकर परेशान ना रहें। परंतु यह बात परिवार के किसी भी सदस्य ने मानसी को नहीं बताई थी, क्योंकि उसे तो नई माँ से अत्यधिक बैर था। फिर वह यह बात कैसे बर्दाश्त करती? यह जानकर मानसी अत्यधिक दुखी और शर्मिंदा थी। उसने साहस करके माँ को फ़ोन मिलाया। उधर से माँ की प्यारी सी आवाज़ आई, बेटा, रिश्तों को सहेजने की कोई उम्र नहीं होती, जब भी अवसर मिले इन्हें संवार लो। शायद माँ इससे आगे कुछ नहीं बोल पाई, और इधर मानसी मायके जाने की तैयारी में जुट गई, क्योंकि उधर ममता का आंगन बाहा पसारी उसके इंतज़ार में था। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी।